तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक जो हम क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहला चैप्टर, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी में, इन एनी बॉडी, the charge acquired is always an integral multiple of E या ब्रैकेट या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या कहता है? किसी भी बॉडी में जो चार्ज एक्वायर्ड होगा वो हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का, यानी एलिमेंट्री चार्ज के। मान लीजिए किसी बॉडी में चार्ज है Q, मैं स्मॉल क्यू से दिखा रहा हूं, और वो जो चार्ज है वो हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी इंटीजर का मल्टीपल होगा, यानी n वो इंटीजर है ऑफ E। यहाँ पे फंडामेंटल चार्ज यानी एलिमेंट्री चार्ज है। तो फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पे n एक इंटीजर है और E जो है एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि कहता है किसी भी बॉडी में जब भी चार्ज होगा, कोई भी बॉडी जब चार्ज एक्वायर करेगी तो वो हमेशा इस फॉर्म में करेगी, n इंटू ई। n होगा इंटीजर, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ने दिए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ने लिए हैं, तो n वो हमें बताएगा। और e है फंडामेंटल चार्ज, जो कि सबके लिए रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आ सकता है, एक नंबर में पूछ सकते हैं इस फॉर्म को कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई। अब इसी चीज को कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है क्वांटाइजेशन को, अगर मान लीजिए A कोई बॉडी है और B कोई दूसरी बॉडी है, अगर A ने B को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, A ने B को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, पता नहीं कितने दिए, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन दिए, A ने B को n इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी वो होगी डोनेटर, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी वो होगी एक्सेप्टर। अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो इसी फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑन बॉडी ए बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? Q इज इक्वल टू क्यू ए, चार्ज ऑन ए बॉडी। क्या बताया मैंने? n इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो n, और साथ में किसका मतलब E, क्योंकि इसने दिया है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यू ए इज इक्वल टू प्लस एन ई, तो A पे जो चार्ज है वो है प्लस एन ई। वहीं अगर मैं कहूँ चार्ज ऑन बी बॉडी क्यू बी, वो भी क्या होगा? n, क्योंकि उसने n इलेक्ट्रॉन लिए हैं, E, लेकिन क्योंकि इसने लिए हैं तो इस पर जो साइन आएगा वो आएगा माइनस, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। तो देखो, आप एक चीज गौर करो, वैल्यू दोनों की सेम है,
NE फर्क किसका है? साइन का। यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस। ठीक है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाऊं तो चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन बी। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो, साइन ना लूं तो। बट अगर मैं साइन को भी देखता हूँ, साइन से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, कौन सी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिए। तो साइन लगाना इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ Q इज इक्वल, तो यहाँ से मैं एक तरह से ऐसा कह सकता हूँ कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसे हम कह सकते हैं अच्छे से क्वांटाइजेशन लॉ, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो Q इज इक्वल टू प्लस NE, और अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो Q इज इक्वल टू माइनस NE। ठीक है, ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगला टॉपिक है कूलम्ब्स का लॉ, कूलम्ब्स लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। ये कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट है। अगर इसको समझना चाहें तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है, ये चार्ज है Q1, और एक चार्ज यहाँ है, ये चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लेते हैं R, और फिलहाल के लिए चार्जेस वैक्यूम पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इन चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच? R स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो ये क्या निकल के आएगा? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे, F इज इक्वल टू, जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे यहाँ पे आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है आपका कूलम्ब्स लॉ, यानी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली डिपेंड करता है उन चार्जेस का प्रोडक्ट कितना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि अगर चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, और अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप बढ़ा देंगे तो फोर्स घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, यानी चार्जेस बहुत पास पास रखे होने चाहिए आपने। और बाद में इसको जब आप सॉल्व करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। इसमें भी एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। तो ये कुछ जानकारी है कूलम्ब्स लॉ के बारे में, एग्जाम में आता है कूलम्ब्स लॉ। तो ये है कूलम्ब्स लॉ बेस, और ये वैक्यूम में बता रहा हूँ मैं आपको कूलम्ब्स लॉ। जब दोनों चार्जेस मैंने वैक्यूम में रखे हैं, किसी मीडियम में नहीं रखे अभी मैंने, तो ये दोनों चार्जेस इसी वैक्यूम में रखे हैं, तब ये सिचुएशन है कि जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस की वैल्यू पर डिपेंड करता है, वैल्यू के प्रोडक्ट पर। यानी अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और अगर चार्जेस की दूरी ज़्यादा हुई, जो जिससे वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर दूरी बढ़ी तो ये फोर्स कम हो जाएगा, और अगर दूरी कम होगी तो ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है कूलम्ब्स लॉ, देख लीजिए आप।
एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस क्या है, व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर आपने उन दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस में ना रख करके, वैक्यूम में ना रख करके किसी मीडियम में रखा है और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आपको गिवन है, तब उस केस में कूलम्ब्स लॉ कैसा हो जाएगा, देखिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो है जब आप फ्री स्पेस में है, ठीक है। अगर मीडियम में रखा है तो यही चीज फोर्स इन मीडियम FM से दिखा रहा हूँ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो कि मीडियम का है वो आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। पहला वाला फ्री स्पेस में है, दूसरा वाला जब आपने किसी मीडियम में रखा है तब का चार्ज, ठीक है। बस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जब आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पूरा कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ के, यानी सिर्फ बचेगा 1/k। ये FM इधर भेज दीजिए। ये बचेगा के, माय मिस्टेक। आप इसे जब डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो एक के ऊपर चले जाएगा, कि सिर्फ के बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है किसी मीडियम में वो 1/k टाइम्स हो रहा है फोर्स इन फ्री स्पेस, यानी कि किसी मीडियम में रखने पर आपका जो कूलम्बिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, वो 1/k टाइम्स घट रहा है। तो जब भी आप दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हो, फोर्स फ्री स्पेस में रखने के कंपैरिजन में घटेगा ही घटेगा, कभी बढ़ेगा नहीं, ओके। तो ये एक स्पेशल केस था, क्योंकि इस के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगी, तो हमेशा ये फैक्टर जो है छोटा बन के आएगा, इस वजह से। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस Q, कोई भी चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। कोई भी चार्ज चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, प्लस Q हो या माइनस Q हो, वो चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जिस फील्ड के अंदर अगर आप बाहर से किसी भी चार्ज को लाओगे तो वो चार्ज इस चार्ज के कारण फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब है, मान लीजिए ये कोई चार्ज है प्लस Q, और ये इतना इसका रीजन है, इस रीजन के अंदर यानी यहाँ तक, इस रीजन के अंदर आते ही किसी भी चार्ज को इसके कारण कूलम्बिक फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इस रीजन से बाहर जाओगे, ये जो मैंने सर्कल बाउंड्रीज जैसी बनाई है, जैसे ही आप इस रीजन से बाहर जाओगे आपको फोर्स लगना बंद हो जाएगा इस चार्ज के कारण। लेकिन जैसे आप अंदर जाओगे आपको इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगेगा, जो कि हमने पढ़ा है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², कूलम्बिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या बेसिकली? It is the region around a charge where other charges experience some force of attraction or repulsion. लिख देता हूँ, it is the region around a charge where
other charges experience some force of attraction or repulsion। ठीक है। अब क्योंकि ये जो चार्ज आ रहा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप जो चार्ज आ रहे हो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो अट्रैक्ट और रिपल भी कर सकता है। अगर ये पॉजिटिव है अंदर तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर देगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव जो आ रहा है उसे अट्रैक्ट कर देगा। तो एक ऐसा रीजन किसी भी चार्ज का अराउंड, चार्ज कौन सा, जिसका फील्ड है, यानी इस चार्ज की बात कर रहा हूँ, इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अदर चार्जेस, बाकी चार्जेस एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, देख लीजिए इसे अच्छे से एक बार। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जान लिया क्या होता है, किसी भी चार्ज के अराउंड का वो रीजन जहाँ वो बाकी चार्जेस को फोर्स लगाए, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, उसे हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। देखिए, अब ये जो चार्ज है इसे मैं सोर्स चार्ज बोलूँगा, जिसका फील्ड होता है, जिस चार्ज का फील्ड होता है उसे सोर्स चार्ज बोला जाता है, और जिस चार्ज को लाया जाता है उसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है। ठीक, अब ये जो सोर्स चार्ज है, जैसे मान लीजिए मैं अंदर लाया क्यू नॉट चार्ज, अब ये सोर्स चार्ज इस चार्ज को फोर्स लगाएगा, और फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q1 Q2 बोलते हैं ना, तो Q1 तो यही हो गया Q, और ये Q2 Q नॉट, तो मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस है R अपॉन R, इतना फोर्स लगाएगा ये इसको। ठीक हो गया, ठीक है। अब ये जो फोर्स की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या बता रहा है, बेसिकली नाम से मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब उसका इफेक्ट, उस फील्ड का कितना इफेक्ट है, हम इस क्वांटिटी से ये मेजर करेंगे। मतलब ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताएगी कि वो फील्ड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। समझ रहे हैं आप, कि वो फील्ड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, यही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स किसके बीच का, इन दोनों के बीच का, और अपॉन में किस पर फोर्स लग रहा है, इस पे। बाहर का कौन है, क्यू नॉट है, इसका तो फील्ड है, तो इसको नहीं, क्यू नॉट जिस पे फोर्स लग रहा है, जो अंदर आया है उसको लिया जाता है नीचे। तो आप फोर्स की वैल्यू जब यहां डालोगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे जनरल फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। और जब मैं इसमें फोर्स की वैल्यू डाल दूंगा तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या चीज समझ में आती है, आपको देखना है। देखिए, यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि आपका जो E है वो पहली बात सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी सोर्स चार्ज, यानी जिसका फील्ड है उस पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो फॉर्मूले पर टेस्ट चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा ये डिपेंड करता है टोटली सोर्स चार्ज पे। टेस्ट चार्ज का कोई इफेक्ट ही नहीं है, टेस्ट चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है सर। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पे कि सोर्स चार्ज कितना बड़ा है, जिसका फील्ड है वो चार्ज कैसा है, उस चार्ज का वैल्यू कितना है। समझ में आया? टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए आया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बेसिकली फील्ड की स्ट्रेंथ बताने वाला पैरामीटर है। ठीक, वहीं अगर इसमें हम बात करें इसके एसआई यूनिट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज की एसआई होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी एसआई यूनिट है। देख लीजिए आप।